क्वेश्चन 12 का सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिए। इस क्वेश्चन में जो एक टर्म है स्लोली उसको अंडरलाइन करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ जो टर्म स्लोली है वही सबसे मार्केबल पॉइंट है। स्लोली का मतलब यहाँ पे कहीं कहीं पे क्वाजी स्टैटिक भी लिखा रहेगा। स्लोली का मतलब होता है इनफॉर्म स्पीड, इनफॉर्म वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या मानना है, 0 मानना है। पहला बात तो ये है, ठीक है। एक मार्केबल की पॉइंट है आपके लिए। और तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा एवरीवन, mg, और क्या लगेगा, और डिफरेंट डिफरेंट टेंशन रहेगा या सेम टेंशन। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि दोनों मैन अनइक्वल फोर्स लगा रहा है या इक्वल फोर्स लगा रहा है। अब मैन जो इस रोप के एंड पॉइंट पे फोर्स लगाएगा वही तो टेंशन में ट्रांसफर होगा, राइट। और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। तो क्या सारे फोर्स का कंपोनेंट को ऊपर, इसका मतलब टेंशन निकाल लिए, मतलब फोर्स निकाल लिए। टेंशन का वैल्यू और फोर्स अप्लाई ऑन द रोप बाय मैन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को ऊपर की तरफ रिजॉल्व किया जाए, क्या आ जाएगा? टी का, इस टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इस टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2t कॉस थीटा हो जाएगा ना। टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? रोप जितना पॉइंट पे टच में रहेगा तो यहाँ से और यहाँ दो तरफ से टेंशन लगेगा, करेक्ट है ना। और mg का कंपोनेंट, वेरी गुड, और इक्वल टू क्या लिखे हैं? 0। ये कहाँ से पता चल गया? स्लोली टर्म से। तो नहीं लगा स्लोली, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे बट कहाँ पे कौन सा टर्म मीनिंग करेगा? तो स्लोली को कहीं कहीं पे क्वाजी स्टैटिक भी लिखा रहेगा। उसका मतलब भी क्या सोचना है? एक्सेलेरेशन टेंडिंग टू 0, करेक्ट है ना। देन t इक्वल टू कितना? mg बाई
टू कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे मैन स्ट्रिंग को खींचेगा, पुल करेगा, वैसे से मैन ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे मैन ऊपर जाएगा थीटा बढ़ेगा भाई। और थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस रोप। मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? 90, राइट। मैन ऊपर थोड़े जाएगा तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 90, जो कि 90 हो ही नहीं पाएगा। ये कोई स्पाइडरमैन का स्ट्रिंग नहीं है कि इनफाइनाइट टेंशन को टॉलरेट करेगा, करेक्ट। क्योंकि साइन 90 कर दिए तो कॉस 90 कर दिए तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो mg/0, तो टेंशन इनफाइनाइट, ऐसा स्ट्रिंग रहेगा। इसका मतलब क्या समझे, कभी भी चाहकर दोनों मैन, कितना भी इसके पास पावर है इस दोनों मैन के पास, चाहकर भी इस मैन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर पाएगा? 89 डिग्री तक रहेगा, 90 नहीं कर पाएगा। 89 में फाइनाइट वैल्यू रहेगा कॉस का, 90 में क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या? टेंशन इन्फिनिटी। तो यहाँ से प्रूफ कर दिए, यहाँ से क्या प्रूफ कर दिए कि मैन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे थीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा। थीटा इंक्रीजेज, करेक्ट है ना। कॉस थीटा डिक्रीजेज, देन व्हाट अबाउट टेंशन इंक्रीजेज। ये वैल्यू कम होगा डिनोमिनेटर का, तो पूरा वैल्यू क्या होगा? यही तो प्रूफ करना था एक क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन नहीं था ना कि सो दैट एज मैन गोइंग अप देन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन इंक्रीजेज। तो टेंशन इंक्रीज हो रहा है मतलब मैन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट। बहुत स्मार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जब मैन कितना हाइट पे, एच हाइट पे रहेगा तो फोर्स कितना लगेगा? तो एच हाइट पे रहेगा तो भाई ए हो जाएगा थीटा। तो क्या आप ए वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? ए थीटा हो जाएगा, और ये कितना रहेगा स्टूडेंट? d/2, और ये कितना है? h। तो ए वैल्यू निकाल लेंगे। ए वैल्यू हो जाएगा h। ए वैल्यू कितना? तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई, तो बेस कितना? h ना, और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा एवरीवन? h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 लिख दें। यहाँ से यहाँ तक d/2, तो ये कितना हो जाएगा? क्या 2h बाई रूट ओवर 2h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 4 को एलसीएम लेने के बाद, सॉरी 4h स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg/2, और कॉस थीटा का वैल्यू 2h बाई रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कितना हो गया? mg रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4h। यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, सही है, ठीक। चलो नोट कर लीजिए, बढ़िया नोट मत कीजिए, अच्छे से समझ कर बना लीजिए। इसका मतलब यहाँ से प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ? कितना भी, यहाँ देखिएगा, कितना भी बड़ा मोटा से मोटा स्ट्रिंग रहेगा, उसमें अगर बीच में किसी चीज़ को, छोटा भी चीज़ को हैंग करेंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल रहने का मतलब टेंशन इनफाइनाइट, थोड़ा उसको नीचे आना ही पड़ेगा, करेक्ट। पूरा ऐसे होने का मतलब क्या हो गया? टेंशन इन्फिनिटी वैल्यू रखेगा, जो कि पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। ये अगर हो गया है तो 22 पढ़िए और डायग्राम पहले बनाइए। एक क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन? ओके, अच्छा ऑनेस्टली बताइएगा, रेस्ट एंड मोशन में कौन कौन लोग अभी तक क्वेश्चन बैंक भी देखे हैं?
कैटलिस्ट का असाइनमेंट तो मिल गया होगा रेस्ट मोशन का, मिला है ना। आप देखिए इतना काम नेक्स्ट दिसंबर में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उस दिसंबर से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी काम करना है इतना ज़्यादा कोई बुक नहीं उठाना है भाई। बोर्ड के लिए क्या करना है वो मैं संभाल लूँगा, बस आप खाली एक एक्सेल लेकर रखिएगा, ठीक है, 12th के लिए, 12th बोर्ड के लिए। HCB कैटलिस्ट असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक, इतना भी कोई फॉलो कर लेगा, मच मोर, इतना ज़्यादा का आपके पास टाइम भी नहीं है, अरे मच मोर भी है, सफिशिएंट है, मच मोर है। इतना भी अगर आप सही से फॉलो कर लेते हैं काफ़ी है। इतना नॉलेज लेकर बैठिएगा तो आपका करियर बन जाएगा। क्योंकि मैं आपका नीट, जो भी मेडिकल के बच्चे हैं, मैं नीट का क्वेश्चन बैंक देखता हूँ, उसमें फिजिक्स बहुत आसान होता है, फार्मूला पुटिंग फिजिक्स होता है। चलिए क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए, डायग्राम बनाइए। इन ए सिंपल एट वुड मशीन टू अनइक्वल मासेस M1 M2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए क्लैम्प, ठीक है। इन टिपिकल अरेंजमेंट M1 इक्वल टू 300 ग्राम एंड M2 इक्वल टू 600 ग्राम। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैम्प ऑन द पुली। ओके, मतलब एक जनरल ट्रेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। M1 M2, M2 का मास, एक कौन सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 22 ना, 22, M2 ग्रेटर देन M1। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग खुद बना सकते हैं, एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा, निकल जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट को मुझे बनाने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्टली मैं आंसर लिख दूं? आंसर ये तो समझ में आ गया ना कि नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो शायद एक्सेशन का वैल्यू तो इतना ही होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए तो फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट बना के देखिए, क्या इतना आता है, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी आ जाएगा। ओके, तो M2 कितना हो गया 0.6 kg, M1 हो गया 0.3 kg और डिवाइड बाई 0.6 प्लस 0.3 और जी का वैल्यू कितना पकड़ लिया 10, तो 9.8 किस 9.8 के अकॉर्डिंग आंसर है। ओके, तो 9.8 तो कितना हो जाएगा 0.3 मतलब 3/9, 1/3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो कैलकुलेशन सही है, ऊपर में 0.3 ऊपर नीचे में 0.9 तो 3/9 हो गया, तो 1/3 तो 1/3 इंटू 9.8 करेक्ट है यहाँ तक। टेंशन के लिए किसी एक का फ्री बोर्ड डायग्राम बना देते हैं। तो अगर इसी का फ्री बोर्ड डायग्राम देखिएगा तो इसमें M1G नीचे और टेंशन कहाँ रहेगा ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए, तो टेंशन निकल जाएगा, तो T इक्वल टू M1G अब प्लस M1A। क्या कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, एयर टेंशन हो जाएगा करेक्ट। इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लेते हैं स्टूडेंट, करेक्ट है ना। टर्म में दिया गया है डिस्टेंस, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट कब हो जाता है, जब पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। बट इसमें तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऊपर ही जाते रहेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, याद है ना रेस्टल मोशन का, राइट। तो सबसे पहले है क्या हम लोग डेल्टा वाई निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू U/T प्लस हाफ A/T स्क्वायर, ये फार्मूला। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हाफ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ M1 के लिए,
m1 का ही डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। तो m1 के लिए अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम a1 बाई के लिए वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, दिस वन माइनस लें या प्लस लें, m2 का लेते तो माइनस लेते, नीचे आ रहा है एक्सेशन राइट, बट m1 के लिए एक्सेशन क्या है ऊपर की तरफ, तो ये रहेगा मेरा 9.8/3 प्लस वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो 9.8/3 और कितना सेकंड में निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या इसको 4 कर दें, तो हो जाएगा 9.8 इंटू 2 और डिवाइड बाई 3, इतना मीटर आंसर रहेगा। आंसर देखो क्या है, कितना सेकंड में निकालने के लिए बोला गया है, 6 पॉइंट, इसका मतलब जी का वैल्यू 10 ले लिया गया है, इट मीन्स जी का वैल्यू तो 19.6 डिवाइड बाई 3 6 1 ऑलमोस्ट 6.5 मीटर, ठीक है। तो नहीं लगता कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट जानबूझ के इसमें एक रेस्ट मोशन ले आया गया, करेक्ट, यहाँ तक हो गया। तो सबको समझ में आ गया है एवरीवन? ओके क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना, 23 बनाइए आप लोग। 23 एनीवन कोई ट्राई किए हैं, आंसर आ गया है? तो जो भी बनाए हैं मुझे आइडिया दीजिए कि आपने क्या सोचा। कंसिडर द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 seconds after the system is set into motion. Find the time elapsed before the string is tight again. एक बढ़िया प्रॉब्लम है, फिर से सोचिए। आपने जो सॉल्यूशन बताया वो ठीक है कि एफर्ट है, बट थोड़ा सा इस पे और काम करने का रिक्वायरमेंट है। देखिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम को जीना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम प्रॉपर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का है कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो कितने सेकंड के बाद वो काम किया, 2 सेकंड। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन तो आपको पता था, 0 से 2 सेकंड तक, कहाँ से कहाँ तक एक्सेलरेशन कितना था भाई, 3/g/3, यही लेके चलते हैं, करेक्ट। तो
उस टाइम पे m1 के लिए अगर बात करते हैं तो m1 m2 का स्पीड 0 से 2 सेकंड तक डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो इसका जो स्पीड रहेगा नीचे की तरफ, स्पीड बोला हूँ नहीं, इसका स्पीड स्ट्रिंग का हर पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो E1 के लिए क्या लगा सकते हैं, V बाई इक्वल टू, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो m1 के लिए क्या बोल सकते हैं, V बाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए वाई इंटू टी, बातों को समझना है। तो V वाई इक्वल टू, ये टर्म तो रहेगा 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉब्लम, और ये कितना रहेगा G/3 इंटू 2 कर दें, ये मैं कितना पे ले रहा हूँ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये रहेगा 2G/3 मीटर पर सेकेंड m1 का। यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसके बाद का सिचुएशन, तो एक्चुअल में अब आप कितना देर के लिए इसको रोकते हैं, यहाँ पे ही क्रूशियल पॉइंट है। सबसे पहले बताइए, फॉर ए मोमेंट, इसको हिंदी में कीजिए, फॉर ए मोमेंट का मतलब क्या है, एक पल, एक क्षण, राइट। 2 सेकेंड के बाद ये काम किए हैं, 2 सेकेंड तक नहीं किए हैं। आप लोग इंग्लिश पहले अच्छा कीजिए, राइट। मुझे लगता है कि इंग्लिश समझने का रिक्वायरमेंट है, कॉन्वेंट के बच्चे हैं, राइट, करेक्ट है ना। 2 सेकंड तक इसको रोक के नहीं रखे हैं भाई, क्वेश्चन में इसमें क्या बोले हैं, 2 सेकंड तक रोक के रखे हैं, क्या बोले हैं, बी स्टॉप फॉर ए मोमेंट, मतलब ऐसे किए, इसका मतलब इसको रोक दिए, इसको नहीं रोके, एक पल के लिए बस एक काम किया, इसको फिर हटा दिए हैं, करेक्ट। नॉट फॉर 2 सेकेंड, ये जो काम रोकने का किया है कितना देर के लिए, एक पल के लिए ऐसा आपने किया, लेकिन एक पल में कमाल हो गया। हुआ क्या कि दिस वन ऑल ऑफ सडन कम्स इनटू रेस्ट, दिस वन ऑल ऑफ सडन कम्स इनटू व्हाट, रेस्ट। ए रेस्ट में आया, नहीं आया रेस्ट में, ए रेस्ट में आया बट ए रेस्ट में नहीं आया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ से एच का स्पीड तो ये बना हुआ था, तो ये तो ऊपर जाते रह जाएगा, बट ए रुका हुआ है, द स्ट्रिंग बिकम्स लूज, आया ना। और स्ट्रिंग जैसे ही लूज हुआ तो टेंशन बिकम्स व्हाट, 0। और जब टेंशन 0 हो गया तो इसके बीच में कोई कनेक्शन रहा, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो इसका मोशन, अब टेंशन 0 होते ही इस पर सिर्फ फोर्स का नाम पे mg लगेगा, और इस पर भी फोर्स के नाम पे क्या लगेगा, तो दोनों का मोशन हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, दोनों का मोशन। बढ़िया प्रॉब्लम है ये, मुझसे खुद अपने टाइम पे 3rd अटेम्प्ट में बना था। पहले मैं सोचा था अच्छा स्ट्रिंग टाइट होगा शायद जब स्पीड दोनों का इक्वल हो जाएगा, पहले मैंने ये सोचा था। अब जब बनाइएगा तो कुछ सोचेगा ना कि स्ट्रिंग अगेन टाइट कब होगा, ओके शायद दोनों का स्पीड सेम हो जाए तो होगा, वो नहीं होगा। होगा क्या कि जैसे ही आपने इसको स्टॉप किया, करेक्ट, तो स्ट्रिंग लूज किसके वजह से हुआ, इसके वजह से, ये ऊपर जाने लगा, तो जितना ये ऊपर जाएगा इतना स्ट्रिंग को ये रिलीज करेगा, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि लूज होने के बाद कुछ देर के लिए डेल्टा टी इंटरवल में इसने डेल्टा बाई स्ट्रिंग इधर से इस तरफ से रिलीज किया, करेक्ट। तो वो डेल्टा बाई इसको नीचे की तरफ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रिंग टाइट होगा। इसका मतलब है कि उस इवेंट के बाद, किस इवेंट के बाद, इसको रोकने के बाद जितना इसका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इसको नीचे कवर करना पड़ेगा, तब जाकर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। सबको ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आ गया मैंने क्या बोला। उस इवेंट के बाद, किस इवेंट के बाद, इसको रोकने के बाद जब इसको छोड़ दिए, रोके और छोड़ दिए, तो उसके बाद दोनों का मोशन हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फिर से मुझे इसका, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इसका मतलब कि इसका ए बाई क्या रहेगा, -g, इसका भी ए बाई क्या रहेगा, -g। बट इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उस इवेंट के बाद, 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड फिर से मैं शुरू करता हूँ चीज़ों को, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, v बाई, करेक्ट। बट इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0,
क्योंकि इसको आपने रोक दिया, इसको नहीं रोका था, इसका आपने रोक दिया। करेक्ट है। एक कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं लग रहा कि गुब्बारा में आदमी बैठकर स्टोन को ऐसे रिलीज किया था, तो जो गुब्बारे का वेलोसिटी था, एक प्रॉब्लम बनाया था ना ऐसा, ऊपर जाकर नीचे आया था, तो वैसा ही कुछ सिचुएशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर अ स्ट्रिंग बिकम्स टाइट आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर द इवेंट, जो इवेंट हम लोग किए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ स्ट्रिंग बिकम्स टाइट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग रहेगा, इसका पॉजिटिव रहेगा, इसका नेगेटिव रहेगा, नीचे जा रहा है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2, करेक्ट। तब जाकर स्ट्रिंग टाइट होगा। वेलोसिटी सेम नहीं करना है, क्या करना है, तो लॉजिकल बात है ना। यहाँ देखिए, इसको फिल करने के लिए इसको आपने रोक दिया और यहाँ पे फिंगर लगा दीजिए, करेक्ट। तो जितना ये लूज होता, रिलीज करता, लूज होता, उतना ही इसको इधर कंपनसेट करना पड़ेगा जाकर नीचे, तब जाकर स्ट्रिंग टाइट होगा। तो स्ट्रिंग टाइट होगा नहीं होगा। तो स्ट्रिंग टाइट करने के लिए स्पीड सेम करें या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल करें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल करें। सबको की पॉइंट समझ में आ गया। तो यही इस प्रॉब्लम का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, यही इस प्रॉब्लम का खासियत था। हाँ हाँ, हाँ तो नीचे आएगा भी, मुझे नहीं पता है, नीचे आएगा भी, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल मान लेते हैं कि यहाँ देखिए 2 मीटर ऊपर गया और ½ मीटर नीचे आया, करेक्ट है ना। आपकी बात आई एग्री, मैं जो बोला हूँ बहुत डेप्थ की बात बोला। तो 2 मीटर ऊपर गया और ½ मीटर नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 1.5 मीटर। तो स्ट्रिंग तो लूज हुआ 1.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। वो बातें सब में इंक्लूड था, जो मैंने बोला उसमें सब कुछ आ चुका था। तो 1 पॉइंट तो मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, इसका क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं, 2 मीटर ऊपर गया और ½ मीटर नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रिलीज कितना हुआ, लूज कितना, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये कवर करेगा। मैंने थोड़े बोला कि डिस्टेंस कवर बाय दिस वन मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। डिस्टेंस बोला या डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला। वो जो आप सोच रहे हैं उसमें सब कुछ कवर हो गया है। इसे टीचर का एक एक बात को ध्यान से समझना है, जैसे दिमाग में आता है ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो अब इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे 1 घंटा दिया होगा अपने टाइम पे, तो सारी बात मेरे दिमाग में भी आया होगा, चाहे डिस्टेंस लें या डिस्प्लेसमेंट लें। डिस्टेंस लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग को लेना क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, करेक्ट है ना। देखिए HC वर्मा का बुक का खासियत है, विदाउट कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, आंसर भी ला सकते हैं, अब विथ कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। उसमें फिजिक्स क्या था, ठीक है। एक आंसर ले आना इस बुक का, वो ठीक है, आप ले आइएगा, बट प्रॉपर फिजिक्स आन के लाइएगा तो एक मच मोर है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको बनाना स्टार्ट करें। इसका मतलब अब आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड मतलब जब हम लोग फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए, आफ्टर स्टॉपिंग द m2 फॉर ए मोमेंट, मतलब इस घटना के बाद जब हम लोग m2 को रोके उसके बाद फिर से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो मान लेते हैं कि अब इसको m1 के लिए और m2 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं। और इसके बाद फिर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ t इक्वल टू 0 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रोकने के बाद का, रोकने के टाइम का हम लोग मान लेते हैं फिर से t इक्वल टू 0, और उस घटना के बाद फिर से टाइम लगता है स्ट्रिंग को टाइट होने में t सेकेंड, लेट अस सपोज। तो इसके लिए u1 बाई का काम कौन करेगा स्टूडेंट, u1 बाई का काम क्या है, ये लिख दें, करेक्ट, 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड। और a1 बाई क्या लिखिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, तो क्या डायरेक्टली -g कर दें, तो डेल्टा बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u1 बाई टी अब प्लस हाफ a1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना एवरीवन, करेक्ट। और इसके लिए m2 के लिए a2 बाई कितना लिखिएगा, अगेन -g, ठीक है ना, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसका u2 बाई कितना, 0, ये तो रुक गया था, तो इसके लिए डेल्टा बाई के लिए लिख सकते हैं u2 बाई टी अब प्लस हाफ a2 बाई टी स्क्वायर। ए टर्म तो इसका 0 रहेगा,
तो डेल्टा बाई टू इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसके लिए भी लिख दें 2g/3t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ तक तो सही है। अब लिखिए, फॉर अ स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, डेल्टा y1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा y2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि 2g/3t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मॉडुलस। कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक हो सकता था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इक्वल करते तो ए और ए कैंसिल हो जाता, आया ना। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोला था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स रहेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो वाई इक्वल टू क्या लिखिएगा, प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो 2g/3t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लिख दो, मैंने सही लिखा। रूट लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही हो गया, स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव खत्म हो गया, फिर इसका स्क्वायर करने के बाद फिर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दिस वन। अब यहाँ पे दो वैल्यू आपका है, प्लस लें या माइनस लें। तो माइनस लीजिएगा तो टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, माइनस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू जीरो। कोई इवेंट हो रहा है और टी का वैल्यू जो एक्सेप्टेबल है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे, करेक्ट है ना। आपको दोनों ऑप्शन, इस पर भी सॉल्व करना है, इस पर भी सॉल्व करना है, कौन सा, दोनों को लेकर चलेंगे। और दोनों से अगर टाइम नहीं पॉजिटिव आता तो दोनों हो सकता, तो दो बार स्प्रिंग ऐसा इवेंट होगा। बट माइनस लेते हैं तो टी का वैल्यू जीरो हो गया, तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, प्लस। यहाँ के बाद फिजिक्स नहीं था, यहाँ के बाद मैथमेटिक्स था, सॉल्व हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो 2g/3t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो 2g/3t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ ले आइए, तो 2g/3t और माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। टी को कॉमन ले लीजिए, तो एक वैल्यू तो रहा 2g/3 और माइनस जी टी। तो यहाँ से दो वैल्यू टी का मिला, टी इक्वल टू जीरो, और एक टी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2/3 सेकेंड। ये पूरे का स्क्वायर किया था ना। अच्छा नहीं रहेगा, रहेगा ये तो रहेगा, ठीक है, ये तो रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद टी का वैल्यू क्या मिला, जीरो, और एक टी का वैल्यू कितना मिला, 2/0। तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये वाला टर्म का बात किया था, यहाँ पे छूट गया था बाई मिस्टेक, जी टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है।
तो आंसर है इसमें ए लें या ए पकड़ें? दिस वन आंसर क्या है देखिए तो। एग्जैक्टली 2/3 सेकेंड ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, खास करके ए पार्ट। इसमें सॉल्व भी करना था, मैथमेटिक्स भी आ गया था। इस पर स्टार लगाइए, या एटलीस्ट 1 स्टार डिजर्व करता है। तो कल कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन में 23 सॉल्व कर दीजिए, तो जिनका भी एक क्वेश्चन था उनको समझ में आ गया। आज जो इसको ट्राई किए थे और ट्राई करने के बाद कुछ होता है, ट्राई कर रहे हैं रॉन्गली बट करेक्ट आंसर आ गया, तो वही अपना सही कर लीजिए। वेलोसिटी सेम नहीं करना था, क्या करना था? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और नहीं तो आप लोग क्या करते, दिस इक्वल टू दिस कर देते। यहाँ देखिए, दिस इक्वल टू दिस, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल करते तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, अतः टी इक्वल क्या हो जाता? 0, जो कि होगा नहीं। तो मॉडुलस लेने के बाद फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? सही हो गया? चलिए इसको लिख लीजिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी इस क्वेश्चन में टाइम लगा था। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा तोप था, मैं क्वेश्चन पे टाइम देता था। नहीं बना फिर से अटेम्प्ट लेंगे, फिर नहीं बना, एकदम मतलब एक होता ना जुझारूपन, फाइट करने का एटीट्यूड, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम क्यों नहीं बन रहा है, क्या हो गया, इसमें क्या मिसिंग हो रहा है, फिर से अटेम्प्ट लेंगे, फिर से अटेम्प्ट लेंगे। बट वो हम लोग पास स्कूलिंग का उतना प्रेशर नहीं था, तो टाइम मिलता था, लगे हुए हैं प्रॉब्लम में, बन गया तो बहुत खुश हुए, चाय पिए बैठकर, मतलब एक अंदर से खुश नहीं, अच्छा बना लिए। तो वो क्या था कि हम लोग सोचते क्या है ना, देखिए कुछ ये एटीट्यूड रहता है कि अच्छा ये फर्स्ट टाइम तो मुझसे गलत हो गया। ये सोचिए कि किसी प्रॉब्लम को बनाते हैं और थर्ड अटेम्प्ट बनता है, 2 अटेम्प्ट में आपसे रॉन्ग है, 2 गलत रास्ता भी, दो आप जो ने छोड़ा, जो सीख रहा था वो भी आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट बन गया, क्योंकि आपका वो एसेट बनते जा रहा है कि अच्छा ऐसे नहीं होना, ऐसे होना चाहिए था। तो जो आप बना रहे हैं, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो इसमें ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों, वो आपका कॉन्सेप्ट ही तो डेवलप हो रहा है। वेलोसिटी का स्पीड क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? तो स्पीड नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग लूज होगा, जितना रिलीज करेगा उतना ऑब्जर्व करना चाहिए था टाइट होने के लिए। तो इस छोटा छोटा बात जो है, इसलिए कोई प्रॉब्लम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बनता है तो इसका मतलब आप वीक नहीं है। आप 5 बार भी बनाते हैं तो 4 जो रॉन्ग मेथड रहा, वो भी आपका कोई ना कुछ एक्सपीरियंस बनते जा रहा है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। MCQ बनाते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट हो, वही तो आपका कॉन्सेप्ट है। 3 ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो गया? अच्छा इस वजह से रॉन्ग हुआ, इस वजह से रॉन्ग हुआ, करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का बी में। आप लोग ट्राई किए थे? चलिए ये डायग्राम है स्टूडेंट। आप सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 3 पुल्ली है, बट इसमें कौन सा पुल्ली आपका मूवेबल है? दिस वन। अगर इस पुल्ली का नाम P1 देते हैं तो P1 मूवेबल है, राइट। और P1 का सेंटर अगर 1 मीटर से ऊपर जाता है तो B भी 1 मीटर से ऊपर जाएगा, एग्री। तो कुछ देर के लिए आप मान लीजिए, कुछ देर के लिए मानिए
कि मान लेते हैं कि ये एक पुली, यहाँ देखिएगा, ये पुली का सेंटर अगर 1 मीटर से या ए यहाँ से बाई डिस्टेंस से नीचे आया, कितना, तो भाई इसको बाई से नीचे आने के लिए कितना स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट होगा, कभी गौर किए हैं? इस पुली का सेंटर बाई आएगा तो उसका स्ट्रिंग का कितना रिक्वायरमेंट होगा? ये अगर बाई से सेंटर नीचे आ रहा है कितना, तो आपको नहीं था कि ये आएगा तो ऐसे इसको इस तरफ से स्ट्रिंग बनना पड़ेगा, है ना? तो इसको बाई से नीचे आने के लिए, इस सेंटर को बाई से नीचे आने के लिए इस तरफ भी स्ट्रिंग चाहिए, इस तरफ भी स्ट्रिंग चाहिए। करेक्ट? तो इधर भी बाई इधर भी बाई चाहिए और इधर भी 2y चाहिए। वो 2y कहाँ से मिलेगा? इधर से मिलेगा क्या? तो 2y कहाँ से रिलीज करना पड़ेगा? यहाँ से करना पड़ेगा। करेक्ट? इसका मतलब है कि अगर ये x जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे, जितना ये पुली का सेंटर जाएगा उतना ही ये ब्लॉक जाएगा, तो y और x में क्या रिलेशन है? y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू व्हाट? 2x। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ b इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बी था ना, एक्सेलरेशन ऑफ b इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये पहला इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाने के बाद आप लोग तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसमें टेंशन T1 मानते हैं स्टूडेंट, इसमें टेंशन T2 मानते हैं इस स्ट्रिंग में। तो आप एक काम करें कि B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो B का फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? मास ऑफ B इंटू जी और एक टेंशन T2। करेक्ट है ना? सारे फोर्स को नीचे की तरफ रिजॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस वन माइनस T2 इक्वल टू मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। मैं अपने प्रॉब्लम में सपोज कर रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ B है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ A है। करेक्ट? यहाँ तक आइए। एक क्वेश्चन लेकिन आप लोग बना सकते थे, आप में से एनीवन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बनाए हैं, आंसर आ गया है? ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन आएगा स्टूडेंट कहाँ से? P1 का ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ P1। घर पे बिल्कुल अगर बनाते हैं तो ऐसा ही सिस्टमेटिक ड्रॉ करेंगे। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स? एक तो रहेगा T1 और कौन सा? T1 और एक क्या रहेगा? T2। सारे फोर्स को नीचे की तरफ रिजॉल्व कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस 2T1 इक्वल टू मास ऑफ पुली 1। और पुली P1 का एक्सेशन और ब्लॉक B का एक्सेशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा, बट ये नाम मात्र बोलने के लिए है। ए टर्म तो हो जाएगा भाई जीरो। किसके वजह से जीरो है? एक्सेशन की वजह से या मास की वजह से? तो यहाँ से T2 इक्वल टू व्हाट? 2T1। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। और अब हम लोग किसका बनाने? फ्री बॉडी डायग्राम ए का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ। सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना ऑनलाइन क्लास? दिस वन और ए क्या रहेगा? T1। सारे फोर्स को इस तरफ रिजॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? T1 इक्वल टू दिस वन। तो मैंने आपको 4 इक्वेशन आप डेवलप कर दिया, 4 इक्वेशन 4 अननोन, बट बहुत लेंदी इक्वेशन नहीं है। यू कैन सॉल्व from equation first, second and third, find the value of expression of A and B.
हो गया। चलिए तो 34 का सी सब लोग मेरे सामने बना के दिखाइए, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए तो। थर्टी फोर का सीक्वल में आप लोग को सफिशियंट 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सब लोग अटेम्प्ट लेंगे।
अंतर आ गया है। तो क्या 34 का सी आप लोग को छोड़ दिया जाए, बन जाएगा ना एवरीवन? चलिए घर पे क्या बनाइएगा उसको लिखिए। तो वर्कआउट एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। वर्कआउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, जो भी नहीं बोलेंगे उसको मत अटेम्प्ट लीजिएगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, बाकी सारा क्वेश्चन सीडो फोर्स से है, इसको अटेम्प्ट नहीं लेना है, ठीक है? इतना क्वेश्चन को बना लीजिएगा घर पे। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, 19। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है? द फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर
on a balloon is B in the upward direction and remains constant. Correct? Full stop. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. Correct? The balloon carries a mass m and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v. Correct? तो कांस्टेंट वेलोसिटी v को अंडरलाइन कीजिए. वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा. राइट? हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो दैट इट में राइज विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v. मतलब उसमें से कितना मास को रिमूव कर दिया जाए तो फिर से बैलून क्या हो, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे, बट वही सेम स्पीड से, सेम स्पीड और लेकिन ऊपर का डायरेक्शन में. करेक्ट? सेम स्पीड लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ. इनिशियल में नीचे जा रहा है. पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़िए. HCB लेकर क्यों नहीं आते हैं? वो फोन छोड़िए, HCB प्रमाण लेकर आइए. चलिए यहाँ देखिए. अब इसमें सिर्फ मैं आपको एक हिंट देता हूँ. एयर भी क्या है, एक फ्लूइड है. फ्लूइड का मतलब क्या, जो फ्लो करे. तो एयर हो या लिक्विड हो उसको हम लोग क्या मानेंगे, फ्लूइड. अब फ्लूइड किसी भी बॉक्स पे, किसी भी बॉडी पे एक फोर्स ऑफ बाइंस लगाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑलवेज ऊपर रहता है. क्या ऑलवेज क्या रहेगा, चाहे नीचे आए या ऊपर आए, ऑलवेज कहाँ रहेगा, ऊपर. बट एयर रेसिस्टेंस ऑलवेज किधर लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट. नीचे नहीं, वेलोसिटी के अपोजिट. जैसे आप बाइक चलाते हैं तो एयर रेसिस्टेंस आपको क्या रहता है, जस्ट अपोजिट. करेक्ट? तो इनिशियल में इसका मास कितना है, m. करेक्ट? और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था भाई, एक फोर्स के नाम पे क्या, और एक तो mg पक्का लग रहा होगा, और एक एयर रेसिस्टेंस लग रहा था, एयर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्पीड. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. तो इसके लिए के भी कर सकते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो केज वेयर केज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये तो मान सकते हैं. तो एक तो लगेगा किधर, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ ना एवरीवन, किसके तरफ, ऊपर की तरफ. तो एक तो रहेगा एयर रेसिस्टेंस. एक कब का केस है, जब मेरा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. किस स्पीड से, v स्पीड से. करेक्ट है ना? लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो. एक्सेलरेशन क्या है, तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो. तो क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. इसका मतलब है mg और माइनस fr और माइनस b इक्वल टू व्हाट, जीरो. यहाँ तक सही है. तो mg इक्वल टू fr प्लस b लिख सकते हैं. करेक्ट हो गया. अब चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इसमें से कितना मास को रिमूव किया जाए. दैट्स वाई ये वापस कहाँ जाना स्टार्ट कर दे, ऊपर के तरफ, लेकिन सेम स्पीड से बट कांस्टेंट वेलोसिटी. तो हम लोग मान लेते हैं लेट m स्मॉल m मास इज रिमूव्ड. इतना मास मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. तो जब इतना मास रिमूव कर दिए तो अब इसमें मास बचा कितना, तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या रहेगा, m माइनस एम इंटू वाट, जी. बायनेंसी तो भाई ऑलवेज ऊपर ही लगेगा, लेकिन अब एयर रेसिस्टेंस किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा. एग्रे? एयर रेसिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ. करेक्ट है? और ये हो जाएगा किधर, ऊपर की तरफ. बट अभी भी तो नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, जीरो है. तो क्या लिख सकते हैं, b माइनस fr माइनस m माइनस m इक्वल टू व्हाट, जीरो. करेक्ट है ना? b अब माइनस fr अब माइनस mg अब प्लस mg इक्वल टू व्हाट,
0 लिख सकते हैं इतना। एम जी का वैल्यू आपके सामने है। क्या ए एम जी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं? एम जी का वैल्यू आपके सामने है ना। यहाँ से एम जी का वैल्यू कितना है, पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, बी माइनस एफ आर माइनस एफ आर प्लस बी अब प्लस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? क्या बोले, फिर से बोली तो। एयर ड्रैग तो नीचे हो गया ना, तो b माइनस दिस और एम जी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एफ आर और माइनस एफ आर और माइनस बी अब प्लस एम जी इक्वल टू वाट 0। बी और बी आपस में कैंसिल, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2FR/G और एफ आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। एफ आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं ना, एम जी माइनस बी, एम जी माइनस बी पुट कीजिए वहाँ पे। तो एम इक्वल टू वाट 2mg माइनस बी और डिवाइड बाई वाट जी, तो कितना हो जाएगा, ये तो आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी का या एयर रेसिस्टेंस का बहुत विगरस आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए था, बस आपको ये जानना था कि फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑलवेज कहाँ लगता है, ऊपर, और एयर ड्रैग ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट, करेक्ट। बस उतना से काम बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ गया है सॉल्यूशन? इसको हटाया जाए। सारे प्रॉब्लम को घर पे आपको दोबारा एक बार बनाना पड़ेगा अच्छे से, तब 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन समझ में आया है? फर्स्ट केस में क्या है, ये प्लास्टिक का बॉक्स कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फोर्स ऑफ बायनेंसी बी मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है बट लगेगा तो पक्का। और कौन सा फोर्स एवरीवन? और यहाँ पे अगर एयर ड्रैग सॉरी वाटर का रेसिस्टेंस का बात नहीं किया गया है तो खुद से नहीं मानना है। तो इनिशियल में इनिशियल सिचुएशन है, तो इसमें क्या ये लिख सकते हैं B माइनस एम जी इक्वल टू एम जी बाई 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक्सेशन ऊपर की तरफ कितना था, A इक्वल टू कितना जी बाई, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि अब प्लास्टिक के बॉक्स में कितना मास सैंड को डाल दिया जाए, दैट्स वाई उसका फोर्स ऑफ बायनेंसी से फोर्स ज़्यादा हो जाए नीचे की तरफ, और कहाँ है नीचे की तरफ, करेक्ट। तो फिर से आप मान लेते हैं कि एम डैश मास को इसमें डाल दिए, ठीक है ना। ये सेकेंड सिचुएशन का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। और मान लेते हैं एम पहले से था प्लास्टिक का मास, और एम डैश मैंने क्या डाल दिया, एम डैश इज द मास ऑफ सैंड पुटेड इन द बॉक्स, राइट। तो अब क्या होगा, एम प्लस एम डैश जी, बी तो अभी भी ऊपर रहेगा बट एक्सेशन किधर हो गया एवरीवन। तो इस सिचुएशन के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, एम प्लस एम डैश जी और माइनस बी इक्वल टू एम प्लस एम डैश जी बाई 6, इस मास को लेते हुए एक्सेशन ना। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए बी दिया हुआ नहीं था, बी दिया हुआ बट बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से। तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 7 mg बाई 6, बी का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। एम जी एम डैश जी अब माइनस 7 mg बाई 6 इक्वल टू mg बाई 6 अब प्लस m डैश जी बाई 6। क्या जी से जी को कैंसिल कर दिया जाए सब जगह? अब यहाँ देखिएगा, तो m माइनस 7 m बाई 6 अब माइनस m बाई 6, सही है। तो एक कितना हो जाएगा माइनस 5 m डैश बाई 6, और यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे एवरीवन 6 ना, तो कितना हो जाएगा 6m माइनस 7m और माइनस m, 6 से 6 कैंसिल, एक कितना होगा एवरीवन माइनस 2m, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 2m इक्वल टू 5m डैश, देन m डैश इक्वल टू कितना 2m बाई 5, ये तो आंसर होना चाहिए है। टफ नहीं था, इंटरेस्टिंग था, टफ नहीं था। 19 और 20 थोड़ा सिमिलर था, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, सिमिलर ही था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्वेश्चन को सही से समझने का रिक्वायरमेंट था। चलिए हो गया, क्या बोले, जब नहीं मेंशन किया हो तो नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, खुद से कुछ नहीं मानना है भाई। हो सकता है कि ऐसा लिक्विड हो जो इसका विस्कोसिटी नहीं हो, विस्कस लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड हो, समझते हैं ना, विस्कस और नॉन विस्कस लिक्विड नहीं समझते हैं।
अरे भाई हनी और वाटर में विच इज मोर विस्कस, अब ये भी नहीं बोल पाएंगे तो हनी नहीं देखे हैं, जब ठीक होता है उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो जनरली हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं फ्लूइड का तो नॉन विस्कस लिक्विड लेते हैं, उसमें फ्रिक्शन का फोर्स को क्या मानते हैं, ऐसा होता नहीं लेकिन आइडियली इग्नोर करते हैं, करेक्ट। वो तो ऑब्वियसली अब आप सच सर स्विमिंग करते हैं तो रेसिस्टेंस रहेगा, बट जब तक नहीं बोला गया तब तक क्या मानना है, इसको जीरो मानिएगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा एच का क्वेश्चन दे रहे हैं वैसे सॉल्व करूँगा, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा वैसा ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन का डिमांड में उन्होंने एयर रेसिस्टेंस बोला तो मैंने एयर ड्रग ले लिया, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेंगे, करेक्ट। इसको हटाया जाए, ओके। Okay, everyone. अब इसको समझते हैं और यहाँ पे ही आपको पढ़ाऊँगा एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट एपरेंट वेट आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आपको थोड़ा स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे एपरेंट वेट का एक होता है वेइंग मशीन। तो एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है। वेइंग मशीन देखे हैं ना, जब हम लोग 1 रुपये का कॉइन डाल के अपना वेट मेजर करते हैं, ये है वेइंग मशीन, करेक्ट। ये मेजर क्या करता है, वेरी गुड। वेइंग मशीन तो वेट मेजर नहीं करता है, कांटेक्ट फोर्स को, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, वेट कैसे मेजर करेगा भाई, वेट तो मेरे ऊपर लग रहा है, मेरा वेट वेइंग मशीन में थोड़ा लगेगा। ये दूसरी बात है कि जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो मेरा mg और n का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल होता है। और जब इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे जो n का वैल्यू है वही मेरा रियल वेट दिखाता है। क्या दिखाता है, रियल वेट। अब आप करेंगे क्या कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेइंग मशीन में खड़े हैं और यहाँ पे आप किसी चीज़ को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अपने आप को, ऐसा इमेजिन कीजिए। तो क्या आपका रियल वेट यहाँ पे दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो क्या ऊपर जाने से आपका मास कम हो गया, तो कम क्या हो गया था, नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब जिस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन, जिस टाइम पे n का वैल्यू mg नहीं रहेगा और तब आप वेइंग मशीन पे n का वैल्यू mg के बराबर जब नहीं है, करेक्ट, और उस टाइम पे वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए हैं, तो जो यहाँ पे वैल्यू शो होगा वो रियल रहेगा या एपरेंट वेट रहेगा, एपरेंट वेट रहेगा, और रियल वेट नहीं रहेगा। तो रियल वेट कब होगा, जब n का वैल्यू किसके बराबर हो, mg का। तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यही था, पहला मिसकॉन्सेप्शन कि वेइंग मशीन वेट मेजर करता है। करेक्ट आंसर क्या है, वेइंग मशीन n का वैल्यू मेजर करता है, करेक्ट है ना। तो सर n का वैल्यू मेजर करता है बट दिखाता तो 65 kg है, दिखाता क्या है, तो भाई वो मशीन पे ऐसा मैनिपुलेट कर दिया गया है कि अगर 650 न्यूटन रहेगा, कितना 650 न्यूटन रहेगा, तो उसमें 9.8 से डिवाइड करके केजी दिखाया रहेगा। वो दिखाता है मास, बट मास थोड़े मेजर करता है, फोर्स मेजर करता है ना। क्या मेजर करता है, फोर्स। बट मशीन को ऐसा डिजाइन कर दिया जाता है कि वो फोर्स न दिखा के डायरेक्टली उसको मास में कन्वर्ट करके दिखाता है। मेजर कुछ और कर रहा है, दिखा क्या रहा है, मास। तो मास मेजर करता है या फोर्स मेजर करता है, और फोर्स में भी कौन सा फोर्स, वेट या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, करेक्ट है ना। देखते हैं हम लोग कभी कभी स्प्रिंग बैलेंस तराजू, जिसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, उससे भी मेजर करते हैं।
स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? एक मिनट इधर सुनिए, बाद में लिखिएगा, लिखवा दूंगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? एक भाई ऐसा मेजरमेंट करने वाला मशीन देखे हैं स्प्रिंग बैलेंस जैसा, उससे भी तो मेजर करते हैं, राइट। ये आज के डेट में तो बहुत एडवांस टाइप का तराजू है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रहता है, डिवाइस दिखाता है, नीचे में स्प्रिंग बैलेंस ही रहता है। क्या रहता है? स्प्रिंग बैलेंस रहता है, करेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली मेजर करता है स्प्रिंग फोर्स। क्या मेजर करता है? अब स्प्रिंग फोर्स अगर 30 न्यूटन रहेगा तो उसको जी से डिवाइड करके उतना केजी दिखा देगा, उसमें केजी लिखा रहेगा, बट एक्चुअली वो मेजर क्या करता है? स्प्रिंग फोर्स। तो पहला पॉइंट लिखिए तो A weighing machine does not measure the weight. A weighing machine does not measure the weight. It measures the force exerted by object. It measures the force exerted by object on its upper surface. It measures the force exerted by object on its कौन सा surface? Upper surface. It means it measures the normal contact force. It means it measures the normal contact force. ठीक है ना? अब इसमें दो केस, यहाँ देखिए एवरीवन। फर्स्ट केस, अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किसके बीच का? ऑब्जेक्ट और इसका अपर सरफेस, ऑब्जेक्ट और, तो अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन का वैल्यू वेट के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वेइंग मशीन ने क्या मेजर किया? रियल वेट। तब क्या बोलेंगे? आई एन किसके बीच का है? दिस इज द एन बिटवीन व्हाट? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अपर सरफेस ऑफ द मशीन, अपर सरफेस ऑफ द मशीन, करेक्ट। वेइंग मशीन। तो अगर एन एक इसका वैल्यू अगर वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो गया तब क्या बोलेंगे? ये रियल वेट है। क्या है? रियल वेट। बट आप तो वेइंग मशीन में अपना वेट देखकर ही आप पता करेंगे हाँ कितना हुआ, राइट। लेकिन अगर सेकेंड केस, अगर ये वैल्यू इसके बराबर, रियल में अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो जो मशीन मेजर करेगा वो रियल रहेगा या एपरेंट वेट कहलाएगा? एपरेंट वेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो रियल रीडिंग नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरे इसी पे बात करूंगा, वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब वर्कआउट का जितना भी क्वेश्चन का बताए हैं उसको देख लीजिए, उसको बना लीजिएगा।